हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोग अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 एमसीक्यू की सीरीज थी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 30 सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने इन क्वेश्चंस को और देखते हैं। आई होप अभी तक हम लोग ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जाना है। और काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग ने अभी तक के न्यूमेरिकल्स के साथ साथ में जो अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, जो हमारे कहना चाहिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो सब भी हम लोग ने देखे हुए हैं, है ना। तो उसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर, let me introduce with the various different courses that are ongoing on our Gate Academy platform. Okay, so starting with our flagship and best seller course, that is all state AEJE exams, or for you can say that PSU exam. तो अगर आप किसी भी स्टेट की ए या जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपी कहना चाहिए कि हमको पावर ग्रिड के हो गया, है ना, आईओसीएल वगैरह हो गया, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट एकेडमी के पास आपके लिए बहुत ही शानदार एक कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको कम्प्लीटली जो आपका टेक्निकल पार्ट है वो, प्लस आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है, ये टेक नॉन टेक, है ना, सीबीटी वन की जो, जैसे कई एग्जाम में सीबीटी वन होता है, सीबीटी टू होता है, तो आपका जो भी आपका सीबीटी वन है, सीबीटी टू है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम आपको कवर कराएंगे और कंप्लीट आपको ये एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम, है ना। और प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस है, यहाँ पे प्राइस हम लोग ने रखी है 777 रुपीज़, ठीक है। और 777 रुपीज़ के नॉमिनल से प्राइस के अंदर 365 डेज की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आप किसी भी स्टेट के एई और जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। लेकिन अगर आप फोकस्ड होकर सिर्फ एसएससी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी का जो जो हमारा एसएससी जेई एग्जाम है वो कुछ मंथ्स में होने वाला है, फिर अपना जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसकी भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एसएससी जेई का हमारे पास एक बहुत ही शानदार कोर्स है। इस एसएससी जेई के कोर्स के अंदर एज पर अपना जो सिलेबस है, दैट इज सीबीटी वन का जो एग्ज़ाम होता है, इस सीबीटी वन के एग्ज़ाम में जो आपका सीबीटी वन के अकॉर्डिंग से जो अपना टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है एंड नॉन टेक वाला पार्ट पूछा जाता है। नॉन टेक वाले पार्ट में जो भी आपका जीए है, जीके, जीएस, है ना, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। आफ्टर दैट आपका सीबीटी वन अगर आपका क्वालिफाई होगा तो आपकी सीबीटी टू का एग्ज़ाम होता है, वो सीबीटी टू के एग्ज़ाम में आपका क्या होता है, प्योरली नॉन टेक्निकल टेक्निकल होता है, प्योरली टेक्निकल आपका एग्जाम होता है। और ये टेक्निकल एग्जाम के अंदर जो आपका सीबीटी वन का जो एग्जाम का लेवल रहता है, उससे थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, मात्र 777 रुपीज़ के प्राइस में, फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तीनों ब्रांचेस के लिए एसएससी जेई के अंदर हमारे पास ये हमारा कोर्स अवेलेबल है। तो आप जा करके गेट एकेडमी की ऐप में या गेट एकेडमी डॉट शॉप की वेबसाइट पे जाके अपना कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका अपना जो नोटिफिकेशन है हम लोग इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपको आरआरबी जेई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, है ना। अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी जेई, और आरआरबी जेई के जैसे कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया होगा कि सीबीटी वन सीबीटी टू दो स्टेज में एग्ज़ाम होता है हमारा, ठीक है। तो हम लोग ने भी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जैसा कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, जैसे सीबीटी वन में होता क्या था कि सीबीटी वन इज प्योरली नॉन टेक्निकल एग्जाम, ठीक है। तो सीबीटी वन जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल एग्जाम है, इसके अंदर जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि उनको जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है, और उनको ये भी आइडिया नहीं रहता कि यार मुझे नॉन टेक्निकल पढ़ना कितना है, ठीक है। पढ़ने के लिए आपके पास नॉन टेक्निकल आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको क्या पढ़ना है, आपके एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, क्योंकि भाई आप एक टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हो, ना कि आप सीजीएल सीएचएसएल ये सब एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी नॉन टेक्निकल की तैयारी होनी चाहिए, ना कि सीजीएल के अकॉर्डिंग आपकी नॉन टेक्निकल की तैयारी हो, ठीक। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सीबीटी वन का कोर्स लॉन्च किया है 499 रुपीज़ के नॉमिनल से प्राइस में, 365 डेज की वैलिडिटी के साथ गेट एकेडमी आपको दे रहा है ये सीबीटी वन का कोर्स। अगेन देन सीबीटी टू की अगर मैं बात करूँ तो सीबीटी टू जो आपका एग्जाम होता है, ये कैसा होता है, टेक्निकल एग्जाम होता है, ठीक है। Just a minute.
CBT2 जो आपका एग्जाम होता है ये टेक्निकल एग्जाम होता है, प्लस आपका यहाँ पे नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी आता है। बट अगर हम लोग बात करें तो आपको CBT2 की प्रिपरेशन करा रहे हैं 499 रुपीज पे, जो कि आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, ये टेक्निकल वाला जो पार्ट रहता है, एज जैसे कि हमारा SSC जी का एग्जाम होता है टेक्निकल का, उस तरीके का पैटर्न रहता है इसका लगभग। तो उस तरीके से हमारा यहाँ पे एग्जाम होगा, है ना। तो आपकी जो CBT1 की रिक्वायरमेंट है, डेट इज, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा टेक्निकल पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे बस नॉन टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि आप CBT1 का कोर्स ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा नॉन टेक्निकल काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं CBT2 में एक बार चाहता हूँ कि मैं एक बार टेक्निकल में क्या करूँ, थोड़ा तैयारी अच्छे से कर लूँ, तो आपको CBT2 का कोर्स लेना चाहिए। बट अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, एक नए स्टूडेंट है, या आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं फ्रॉम द स्क्रैच, आप फ्रॉम द स्टार्ट आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आपको कंप्लीट जो हमारा कवरेज है, कंप्लीट कोर्स कंप्लीशन जिसमें हम लोग ने आपको प्रोवाइड किया है CBT1 प्लस CBT2, मात्र 777 रुपीज के प्राइस के अंदर फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 365 डेज हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है, जो कि आप गेट एकेडमी की ऐप या गेट एकेडमी की वेबसाइट पे जा करके अपना एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। SSCJ की जो मैं बात कर रहा था, SSCJ की मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी बताना चाहूंगा कि SSCJ के अंदर हमारा जो एग्जाम तरीका है वो लगभग क्या है, हर बार एक जैसा रहता है। ठीक है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का क्या लेवल है, एग्जाम का लेवल, है ना, और क्या उसका वेटेज है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये सभी चीज़ें जो है हमारी, ये सभी चीज़ें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, दिस मीन्स दैट आपको ये थोड़ा सा अंदाजा है कि पेपर एग्जाम में कैसा आने वाला है ना। ये सब चीज़ें आपको कैसे अंदाजा होगा, ये सब चीज़ों का आपको अंदाज मिलेगा आपके PYQ से। ठीक है। अब PYQs आपको कैसे करने हैं, कहाँ से लगाने हैं, तो एक बहुत ही शानदार गेट एकेडमी ने यहाँ पे हमारा लॉन्च किया है PYQs इन द फॉर्म ऑफ ई बुक। तो ई बुक के फॉर्म में आपको PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, SSC जेई की जो हमारी इलेक्ट्रिकल की ई बुक है, इसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। तो SSC जेई इलेक्ट्रिकल की ई बुक, इसके अंदर की आपको सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज आपको यहाँ पे ई बुक जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल कराए जाएंगे। 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे यहाँ पे CBT1 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल वाले पार्ट की मैं अगर बात करूँ, तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और प्राइस भी बहुत ही कम है, दैट इज 222 रुपीज, और एक नॉमिनल फी GST के साथ में। ठीक है। सिमिलरली अगर आप SSC जेई का जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि भाई आप क्या करें, PYQs की प्रैक्टिस करें, बिकॉज जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है वो मोस्टली आपका देखोगे तो सेम पैटर्न, सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम लेवल के क्वेश्चन और सेम जो हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी टाइप से पूछे जाते हैं इसमें हर बार। तो इसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी है, तो आपको सबसे बेस्ट ये होगा कि आप PYQ सॉल्व करें, और PYQ जो कि आपको ई बुक के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 2010 से लेकर 2024 तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये एट प्राइस ऑफ 222 रुपीज प्लस GST के अंदर। देन SSC जी का जो हमारा जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, जनरल अवेयरनेस की ई बुक भी आपको अवेलेबल कराई जा रही है। जनरल अवेयरनेस में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड रहते हैं, बट कुछ नए क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं, बट वो आपको डिपेंड करेगा कि आप किस मतलब आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच चुकी है। पहले आपको ई बुक्स करने हैं, मतलब आपके PYQs करने हैं, आफ्टर दैट आपको न्यू क्वेश्चंस की ओर बढ़ना चाहिए SSC जेई के जनरल अवेयरनेस के लिए। तो आपको PYQs पहले कंप्लीट करने हैं, PYQs आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप मान के चलिए आप अपना 40 से 50% वाला जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो आप कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है। सभी की ई बुक्स गेट एकेडमी की वेबसाइट पे, ऐप पे अवेलेबल है, आप जाके वहां से ई बुक्स बाई कर सकते हैं। देन जो हमारा MP पावर ट्रांसमिशन के अंदर जो AE और JEEs की बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी, उसके लिए गेट एकेडमी ने बहुत ही शानदार एक कोर्स लॉन्च किया है। एक सिंगल कोर्स है फॉर बोथ AE एंड JEE एग्जाम। अगर आप केवल JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये कोर्स सूटेबल है, केवल AE की कर रहे हैं तो भी आपके लिए सूटेबल है, और जो दोनों की करना चाहते हैं, मतलब दोनों AE और JEE एग्जाम दोनों को टारगेट करके चल रही है कि नहीं भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं AE एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ, अगर बाई चांस AE एग्जाम नहीं होता है तो एटलीस्ट मुझे JEE एग्जाम में तो क्या होना चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना ही है। ठीक। तो अगर आप इस टाइप से सोच रहे हैं और अलग अलग कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, तो एक ही सिंगल कोर्स के अंदर गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको हम लोग एक कंप्लीट सिलेबस का कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें यहाँ पे कवर की जा रही है।
2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाइलिंगुअल हमारा यहाँ पे लैंग्वेज रहेगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है 999 रुपीज प्लस जीएसटी के साथ में। ठीक है। और अगर आप यूपीपीसीएल जेई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका कि अभी नोटिफिकेशन अवेटेड है, बट आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी ने बहुत ही शानदार कोर्स लॉन्च किया हुआ है। मात्र 999 रुपीज के प्राइस के अंदर आपको यहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आपको जो भी यूपीपीसीएल जेई एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, पीएलसी स्काडा, सभी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। और वैलिडिटी आपको 1 साल की प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आपको जब भी एग्जाम हो तब आप उसके लिए क्या रहें, प्रॉपरली प्रिपेयर रहें। ठीक है। चलिए, तो फिर यार शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर की, एंड स्टार्टिंग अवर लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इन सर्किट करंट इक्वल्स q बाई टी, dq बाई dt, और d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर, और q दैट इज चार्ज। तो चीजें एकदम सिंपल है यार। करंट I इज इक्वल टू, हमको मालूम है क्या होता है, dq बाई dt। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बट स्टिल ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मेरी वजह से शायद आपको क्वेश्चन पूरा नजर नहीं आ रहा होगा। ओह, जस्ट अ मिनट। मैं ऐसे नीचे आ जाता हूँ। ठीक है। हाँ, अब आपको ज्यादा बेटर क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है, करंट ऑफ 1 एम्पियर सिग्निफाइज मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो यार हम लोग कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट तब फ्लो करती है जब एक 1 कूलम ऑफ चार्ज अपना फ्लो करता है यहाँ से वहां तक। तो कितने चार्ज हैं वो एक्चुअल में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं, इसके बारे में अपना क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना। तो जो बात करेंगे अपने फॉर्मूलाज, Q इज इक्वल टू आई टी, और Q इज इक्वल आई इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एन, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। Q यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूले में, तो Q हमारा होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। Q इज व्हाट, Q इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये चार्ज कितना होता है, ये होता है 1.6011, आगे बढ़ता है तो 1 पॉइंट हम लोग इस पर लिख देते हैं 602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है 1 एम्पियर करंट को, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट क्या करता है, इतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, है कि नहीं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बाय द फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वेयर E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड Q इज टोटल चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं, टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं, अरे यार ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, Q। तो N इज इक्वल टू Q अपॉन ई, चार्ज ऑन टोटल चार्ज दैट अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ शायद मैं हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन वापस यहाँ लेके आ जाता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज हम कह रहे हैं 1 कूलम, और जो करंट जितने नंबर ऑफ एक के ऊपर कितना कूलम का चार्ज होता है, तो ये होता है हमारा 1 इन 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19।
ऊपर भी कुलम नीचे भी कुलम, कुलम कुलम कैंसर। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे तो आंसर इस फॉर्म में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बट कई जगह पे ये 1/1.602 × 10⁻⁹ ना लिखा हो करके ये रहता है 6.242 × 10⁻18 कुलम। ठीक है, कुलम 10⁻18। क्लियर है? तो दोनों आंसर हो सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी भी है ऑप्शन में, और ऑप्शन हमारा ये जो हमारा ये आंसर भी हो सकता है 6.242। क्लियर है ना? सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। हम लोग जो चीजों को पढ़ते आए हैं उसी को हम लोग ने यहाँ पे बस मैथमेटिकल वे में सॉल्व करके देखा है कि भाई कितने चार्जेस यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं एक्चुअल में, नंबर ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ईच डिसिपेट 40 वॉट्स। दो रेजिस्टेंस हैं जिसको हम लोग ने पैरेलली में कनेक्ट किया है, और दो क्या कर रहे हैं, 40 वॉट्स की जो पावर है वो डिसिपेशन हो रही है। तो टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्सेज, तो सोर्स के द्वारा सप्लाई किया करे जाने वाला टोटल पावर कितना है ये हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है ना? तो सिंपल है, हम लोग इसको ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी हम लोग पावर डिसिपेशन की बात करेंगे तो टोटल पावर की अगर मैं बात करूं, और अगर दो बल्ब हैं और वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे हो जाता है पावर क्या, P1। जस्ट मिनट। तो होता क्या है टोटल पावर, जैसा हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस को सॉल्व करते कुछ इस तरीके से, दैट इज P1 + P2। तो दोनों के दोनों ईच क्या करते हैं, 40 वॉट डिसिपेट करते हैं। तो ये 40 + 40, तो therefore आंसर विल बी 80 वॉट्स। अगर वहीं पे ये क्वेश्चन कहता कि दो रेजिस्टेंस हैं जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक, अगर सीरीज में कनेक्टेड है अगर कह रहा होता क्वेश्चन हमारा, है ना? तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सीरीज के लिए टोटल पावर है P1 × P2 डिवाइडेड बाई P1 + P2। ठीक है, तो 40 × 40 अपॉन 40 + 40, 80, 80, 160, 20। सीरीज में 20, एंड ये पैरेलल में है तो 80 वॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। द वोल्टेज V is equal to 100 sin 1000 t is applied to a resistor connected in series. Its current will be, ठीक, के हमसे करंट पूछ रहा है, कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टेज दिया हुआ है V is equal to V max sin ओमेगा t। तो V max आ गया हमारा कितना, 100। V RMS हो जाएगा V max अपॉन √2, 100/√2, 70.7। ये आया हमारा VRMS। IRMS अगर हमसे कोई पूछेगा, क्योंकि हमको वही निकालनी है यहाँ पे, ये हो जाएगा VRMS/R, दैट इज 70.7 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, और वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू देनी चाहिए थी, है ना? क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा है। इज अप्लाइड टू अ, कुछ भी ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी उस आर की आप यहाँ पुट करोगे तो आपका एम्पियर में आंसर आ जाएगा, है ना? ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बाकी जहाँ तक सॉल्व करना था मैंने आपको करके यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें, द करंट I1 एंड I2 इन द गिवन सर्किट आर। तो ये 24 एम्पियर का हमारा करंट सोर्स है, 20 और 30 में करंट डिवाइड होगी हमारी। ठीक है, तो 20 से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो I1 विल बी ग्रेटर देन I2। तो क्वेश्चन अगर आपका यहीं से सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। I1 will be greater than I2, that is option number B। ठीक,
जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम फ्लो होगी, दोनों में बराबर हो नहीं सकती, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ए और बी में हमको सॉल्व करना था। अगर मैं चाहूँ तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकता हूँ। मैं निकाल लेता हूँ I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कंप्लीट, दैट इज 20 प्लस 30 50। तो ये हो गया हमारा 24 5 टाइम, 24 3 का, ये 5 5 डिवाइडेड बाई 50, ये लगभग 5 टाइम्स है ना, 5 से थोड़ा कम है, 4 टाइम्स है, 4 3 ज़ा 12, 24 divided by 5 into 3, 14.4 एम्पियर, 14.4 एम्पियर। बट I2 निकाल के देखें तो यार, 24 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50, ये बताइए 48, 48, 24 टू द 48, 48 5 9 ज़ा 45, 55 6 7 8 3 9.6 एम्पियर, 10 24। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हैं ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में जो ऑप्शन हमको प्रोवाइड किया गया है यही गलत है। बट बाय द लॉजिक जो मैंने आपको बताया था कि I1 की करंट की वैल्यू I2 की करंट की वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो भाई जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए तुरंत सबसे पहले आपको ये लगाना है कि भाई कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा होगी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेना है, क्या पता आपको बिना सॉल्व के ही आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे भी आपको साफ नजर आ रहा होगा 14.4 एम्पियर इज ग्रेटर देन 9.6। ऑल्दो जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस टाइप करने वाले ने गलत टाइप कर दिए, बट आंसर हमारा क्लियर है ना। ठीक, आगे आते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क की, इस गिवन नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लैडर लेटेस्ट सर्किट नहीं है, अगर इसके आगे ये कंटिन्यू रहता ऐसा ऐसा और बोलते कि भाई जा रहा है अप टू इन्फिनाइट, तब अलग बात होती है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये 40, ये 10 आपस में सीरीज में, देन इन पैरेलल विद 40, फिर ये 10 और ये 10 आपस में सीरीज में, और फिर ये पैरेलल विद 40। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये और ये सीरीज में, जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, फिर आफ्टर दैट जो आंसर आया वो इसके साथ सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, है ना। तो बस कैलकुलेशन है ना, कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 200, ड्रॉज करंट I एम्पियर फॉर 250 हर्ट्ज सप्लाई, द करंट I इज V इंटू आई दिया हुआ है हमको 100 वाट, I मुझे निकालना है, दैट इज 100 वाट अपॉन कितना है 200 वाट, ये हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन, कुछ खास इसमें था नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल ट्यून्ड एलसी सर्किट रेजोनेट्स एट 2 मेगाहर्ट्ज एंड हैज क्यू ऑफ 100 एट रेजोनेंस, इट्स 3 dB बैंडविड्थ इट्स। ओके, बैंडविड्थ की बात करना है हमको, है ना। तो अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें
तो क्वालिटी फैक्टर का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला? क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 2 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड अपॉन, और बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ही निकालना है हमको। क्वालिटी फैक्टर हमको दिया हुआ है 100, तो बैंडविड्थ विल बी 2 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाएगा 22 × 10⁻⁶ है ना। 2 × 10⁻⁶, 6 हो जाएगा 420, 20 किलो हर्ट्ज। सॉल्व करोगे तो आप कैंसिल हो जाएगा, नीचे से दो, नीचे के दो जीरो, ऊपर के दो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 2 × 10⁻⁴ बचेगा, तो उसको अपन 20 करेंगे, 20 × 10⁻³ दैट इज 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू, सॉरी, जितने भी फॉर्मूलाज हैं रिलेटेड टू रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, है ना, क्वालिटी फैक्टर, बैंड विड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाफ हाफ पावर पे फ्रीक्वेंसी क्या है ना, कौन सी सर्किट कैसा बिहेव करती है, अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसा है, वो सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। In RLC series circuit, the impedance at resonance is रेजोनेंस के सिचुएशन में, तो रेजोनेंस के सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो Z इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और अगर मैं कहूं एट रेजोनेंस हमको क्या देखने को मिलता है कि XL इज इक्वल टू XC है, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा खुद में, अब ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमसे पास Z इज इक्वल टू √R² दैट इज इक्वल टू R, तो Z इज इक्वल टू R हमारा आया। ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारी जो रेजिस्टेंस रहती है वो मिनिमम रहती है, हमारी करंट जो रहती है वो क्या हो जाती है, इस समय मैक्सिमम रहती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स कॉइल चार्जेस एन आइडियल, एन होना चाहिए, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स कॉइल चार्जेस एन आइडियल कैपेसिटर इन इनफाइनाइट टाइम एक्सपोनेंशियली, इंस्टेंटेनियसली, और नन ऑफ दिस। तो ये कहना चाहता है कि एक कॉइल को, क्वेश्चन थोड़ा सा वो कर रहा है ना। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, एक आइडियल कैपेसिटर को जो चार्ज करेगा वो कैसा करेगा, इंस्टेंटली कर देगा, एक्सपोनेंशियली करेगा, इन्फानाइट टाइम लगेगा करने में, या नन ऑफ दिस। ठीक है। तो अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो एक आइडियल कैपेसिटर है। ठीक है। आइडियल कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर है, तो जो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा, दिस टाइम कांस्टेंट, जो कि हम किससे शो करते हैं, आरसी से शो करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर आइडियल है, दिस मीन्स दैट इज आर इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब अगर हमारा टाइम कांस्टेंट 0 हो गया, दिस मीन्स दैट अब जो हमारा कॉइल है वो क्या होगा, जो हमारा कैपेसिटर है वो कैसा चार्ज होगा, वो इंस्टेंटेनियसली चार्ज होगा, बिकॉज टाइम कांस्टेंट इज 0, है ना। टाइम कांस्टेंट वो समय है जो क्या बोलना चाहिए, सिस्टम को लगता है
जीरो से लेके एक पर्टिकुलर वैल्यू तक के चार्ज होने में, कैपेसिटर को चार्ज होने में, फिर उसको डिस्चार्ज होने में, या किसी इंडक्टर को चार्ज होने में। ठीक। अब क्योंकि टाइम कांस्टेंट जीरो है, दिस मींस दैट हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा। तो देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंस्टेंटेनियसली। है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। अब सोच के याद करके सब चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए टू सॉल्व दिस। ठीक है, चलिए। अम, ये टाइम 30 मिनट्स हो गया, जल्दी जल्दी हम लोग अपने अगले 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, है ना। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, in a uniform electric field lines are, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, uniform electric field lines and equipotential surface, electric field lines and equipotential surface are 90 degree, that is orthogonal to each other। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है। क्वेश्चन के कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि इसके हिसाब से हम लोग ने इसको ऑर्थोगोनल पे टिक किया है कि इक्विपोटेंशियल लाइंस जो हमारी रहती हैं, या इक्विपोटेंशियल लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी लिख भी सकते हो। इक्विपोटेंशियल लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को ही क्या कहा जाता है, ऑर्थोगोनल, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी विथ सी ओपन, मतलब ए और बी आर बी, एंड बी एंड सी विथ ए ओपन, ये आर ए है। क्या बनाते हैं, आर ए आर बी और ये आर सी। क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए तीनों को आप आर बी तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो ए और बी विथ सी ओपन, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 6 है। बी और सी विथ ए ओपन, दिस मीन्स दैट आर बी प्लस आर सी दिया हुआ है, आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 11, और बिटवीन सी एंड ए, दैट इज आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू 9। ठीक। अब करना कुछ नहीं है, ये तीनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक। ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ आर ए, 2 टाइम्स ऑफ आर बी, 2 टाइम्स ऑफ आर सी, तो 2 कॉमन निकाल दिया, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू, ये हो गया 19, 20, 26 इज इक्वल टू 26। तो ये मैं कह सकता हूँ अब कि आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब आप इसमें देख लो किसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ही है ना। 4 2 3 5 जो भी आ जाए, तो आर ए निकाल लेते हैं। आर बी प्लस आर सी 11 है, आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 11, देयर फोर आर ए इज इक्वल टू 13 माइनस 11, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आ रहा है आंसर नंबर 2। ठीक, सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, ये आर ए है, ये आर ए, ये आर सी, ये क्या है हमारा आर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क हैज एन नोड बी ब्रांचेस, एन नोड्स हैं, बी ब्रांचेस हैं, द नंबर ऑफ लिंक्स एल विद रिस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ ट्री इज गिवन बाय, तो बी माइनस एन प्लस वन, है ना। आंसर हमारा यही है, बी माइनस एन प्लस वन। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन हमारा,
For a three-phase circuit shown in the figure, the ratio of current in IR, IY, IB, R, Y और B, ठीक है, is IR, IY, IR, IY, ठीक है, IB। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो मैं आपसे कहूँ अगर ये कि IB जो है आपकी, ये क्या होगी, IR at an angle 0 डिग्री प्लस IY at an angle 120 डिग्री। ठीक, मैं दोनों ये कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। तो IB स्क्वायर इज इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IY स्क्वायर प्लस 2IR IY cos ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो IB स्क्वायर इज इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IY स्क्वायर। जितना IR की वैल्यू या रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम है, तो IR और IY का वैल्यू क्या आएगा, सेम रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, IR IY, ये बाई इसका cos 120/2 cos 60 1/2 दैट इज 2 कैंसल। तो आप यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो IB स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, आप IR ले लो चाहे IY, बिकॉज दोनों की वैल्यू तो सेम है ना, क्योंकि दोनों सिंस दो बोथ आर फ्लोइंग, दो बोथ विल फेस अ रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R1, सबकी वैल्यू क्या वैल्यू R1 है। तो मैं इसको IR मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका IR का स्क्वायर, ये IY दैट इज IY इज इक्वल टू IR दैट इज IR का स्क्वायर, और IR का स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ IR स्क्वायर। तो मैं यहाँ से कहूंगा IB इज इक्वल टू रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ IR। ठीक है, ये मुझे रिलेशन मिल गया, दैट इज इसका मतलब है हमारा आंसर होगा IR और IY की वैल्यू तो बराबर है, बिकॉज हमको दिख रहा है IR IY सेम रेजिस्टेंस सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को तरफ से फ्लो हो रहा है, उनकी करंट की वैल्यू सेम। और अगर दोनों सेम है तो उस सिचुएशन में IB कितना आ रहा है, रूट 3 टाइम्स ऑफ IR दैट इज रूट 3, 1:1:√3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इन द लेटेस्ट नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर मैक्सिमम पावर टू द लोड। मैक्सिमम पावर टू द लोड, मैक्सिमम पावर टू द लोड का मतलब जो हमारा लोड का रेजिस्टेंस है, लोड का रेजिस्टेंस हमारे किसके बराबर होगा, लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH। अब थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने का मतलब है इसके अक्रॉस, ये जो हमारा है इसके अक्रॉस मुझे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इससे देखते हुए। और ये एक्चुअल में क्रॉस हो, ऐसे क्रॉस है ना, ठीक। तो मैं इसको ऐसा है, इसको अनट्विस्ट कर रहा हूँ। तो मैं अगर अनट्विस्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 7 ओम का रेजिस्टेंस, नीचे में दिख रहा है 9 ओम का रेजिस्टेंस। इसको मैं अनट्विस्ट किया, ऐसे किया, 6 इधर आया और 5 इधर आया। ठीक है, आप ABCD करके भी इसको बना सकते हो, आप ABCD जो आपको ठीक लगे, है ना। हाँ, ये मेरा A होगा, ये B होगा, C इधर है, D इधर आ गया। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। इसका मतलब है 7, 6 और 9 आपस में सीरीज में है, और फिर पैरेलल में 5 के साथ हैं। तो ये हो जाएगा 16, 16, 22, 22 पैरेलल विथ 5। तो 22 इन पैरेलल विथ, नहीं, D और B के बीच में निकालना है ना। जो RTH है ये क्या है, D पॉइंट और B पॉइंट के बीच में, तो D यहाँ है, B यहाँ है। तो 6 और 7 सीरीज में, 9 और 5 सीरीज में, और फिर वो आपस में पैरेलल में। देखो अभी गलती हो गया था, अब भी गलती हो जाता, 6 और 7 सीरीज पैरेलल विथ 5 और 9, RTH 6, 7, 13, 13 पैरेलल विथ 14, 13 पैरेलल विथ 14, तो 13 का आधा ही मान लो इसको, लगभग 6.5 आएगा, बिकॉज एक एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको मिलेगी नहीं। ठीक है ना, 6.5 भी नहीं आएगा, 6.
5 से थोड़ा अब वही रहेगा, 6.6 6.7 के लगभग आपकी वैल्यू देखने को मिलने वाली है ना। मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये 13 को 13 13 बराबर मान लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू बराबर है। बराबर जब भी रहती है, सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है सेम वैल्यू के, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो 13 का था 6.5, ये 13 नहीं है लेकिन 13 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये 6.6 6.7 के आसपास होगा, बट ऑप्शन अपने पास 6.5 ही है, तो यही सही है। हाँ, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें के जो कैलकुलेट करना है उससे बच सकते हो, बट आपको कब मालूम चलेगी ये चीजें, जब आपका रेगुलर प्रैक्टिस रहेगा। ठीक, क्लियर है। तो फिर ऑलरेडी 40 मिनट्स हो गए हैं, है ना। तो फिर आज के क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाए। ठीक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे के 15 सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।